शुरुआत करते हैं हमारे पहले एक्ट से, विच इज़ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो आ जाइए आपके बुक्स के पेज नंबर 6 पे। जो कोई लोगों के पास मेरी बुक नहीं है, इट इज ओके, यू कैन रिमूव एनी बुक फ्रॉम विच यू हैव स्टडीड इन द पास्ट 6 months। अब बुक मत चेंज करना, वो समय नहीं है बुक चेंज करने का। जो भी बुक को या जो भी ऑथर को आपने रिफर किया है उस पर भरोसा रखो, ठीक है? चलो आ जाओ, अच्छे बच्चे हो ना आप लोग। सुनो मेरी बात, everyone has to take active part in the revision। वापस से मैं कह रही हूं, जो भी पॉइंट आपको लग रहा है कि आपसे रिकलेक्ट नहीं हो पा रहा है, आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, प्लीज मार्क दैट पॉइंट डिफरेंटली, ताकि कल जाके जब आप घर पे पढ़ाई करोगे यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर सपोज टू फोकस ऑन। शुरू करते हैं हमारे पहले लेबर लॉ से, एंड दैट इज द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, पेज नंबर 6 ऑफ माई टेक्स्ट बुक्स। पहली बात, सेक्शन नंबर 1 मुझे बताओ किसके बारे में बात कर रहा है? Applicability of the act. This act applies to each and every, bolo, factory, each and every establishment in which there are 20 or more than 20 persons working on any day during the preceding account। बट अगर मेरे एस्टैब्लिशमेंट में 10 से ज्यादा और 20 से कम लोग हैं तो भी क्या ये एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है? यस। कब एप्लीकेबल होगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है। कहाँ इशू करता है? ऑफिशियल गैजेट, एंड दिस नोटिफिकेशन इज अ 2 months prior notification। Once applicable, will the act always be applicable? Yes। तो एक बार जो थामे हाथ जिंदगी भर ना छोड़े साथ। अब देखो, generally the act is not applicable to a public sector establishment। वहीं पे generally the act is not applicable to a public sector establishment। but अगर आपकी public sector establishment ने 2 condition एक साथ fulfill की है तो क्या ये act उस establishment को भी applicable हो जाएगा? yes। पहला condition, it sells goods or renders services in competition with a private sector and the gross income is not less than 20% of the total income of the establishment। दोनों भी कंडीशन एक साथ फुलफिल हुए तो क्या एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा? यस। उसी पे पेज नंबर 7 पे अगला कॉन्सेप्ट, एग्जेम्पशन। एक है एप्लीकेबिलिटी, एक है नॉन एप्लीकेबिलिटी, और तीसरा होता है एग्जेम्पशन। एप्लीकेबिलिटी मतलब किन किन लोगों को एक्ट अप्लाई करेगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी मतलब एक्ट अप्लाई नहीं करता है, बोनस देने की जरूरत नहीं है। और एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट को क्या एक्ट एप्लीकेबल होता है? यस। बट कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सेक्शन के लिए क्या छूट दी गई है। तो बोनस एक्ट में भी एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 36, जो एग्जेम्पशन के बारे में कहता है अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है and giving bonus is against the public interest, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, और अगर उन्हें आपका केस जेन्युइन लगे वो आपको एग्जेम्पशन ग्रांट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेज नंबर 8, नॉन एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन नंबर बताइए, चलो। सेक्शन नंबर 32, वेरी गुड, टॉक्स अबाउट द नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। मुझे बताइए, अगर मैं LIC के लिए काम करती हूँ क्या मुझे बोनस मिलेगा? UTI के लिए, IFCI, NABARD, I work for a social welfare establishment, I'm a seaman, I'm a dock worker, I work for a inland transport establishment। तो मुझे बताइए क्या इन लोगों को बोनस मिलेगा? एम्प्लॉयर बोल रहा है यस, मुझे इन एम्प्लॉयज को बोनस देने की जरूरत नहीं है, वो खुश है, वो हंस रहा है, वो बत्तीसी दिखा रहा। Section number 32 talks about non-applicability of the act। Next, page number 9, employer। employer की definition को क्या 2 हिस्सों में डिवाइड किया है? फैक्ट्री और अदर्स। फैक्ट्रीज के केस में मुझे बताओ एम्प्लॉयर कौन है? ओनर, नहीं तो ऑक्यूपायर। ओनर या ऑक्यूपायर मर गया है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, नहीं तो फिर एजेंट। अब अदर्स के केस में हु इज द एम्प्लॉयर? पर्सन हैविंग अल्टीमेट। क्या एम्प्लॉयर ही वो पर्सन है जिसको बोनस देना है? अगर कोई भी वायलेशन होता है क्या एम्प्लॉयर को ही हम पकड़ेंगे?
इसीलिए एम्प्लॉयर को डिफाइन करना जरूरी है. सेक्शन नंबर बताइए. सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयर. एस्टैब्लिशमेंट. एस्टैब्लिशमेंट में क्या हर कोई ब्रांच, डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग, यूनिट इंक्लूडेड होगी? तो आप इंडिविजुअल ब्रांचेस के नंबर ऑफ पीपल को नहीं देखोगे. यू विल इंक्लूड टुगेदर all the people working in branches, department, undertaking and unit. अगर ये नंबर 20 या 10 as the case में भी उससे ज़्यादा है तो क्या एक्ट अप्लाई करेगा? बट अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है. अगर आपकी कोई ब्रांच है, डिपार्टमेंट है, अंडरटेकिंग है, वेरी गुड, या यूनिट है, इट मेंटेन्स सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, विल यू ट्रीट इट एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी? अब देखो इंस्टीट्यूट कितना चालाक है. क्वेश्चन सेक्शन नंबर 1 के ऊपर डायरेक्टली नहीं पूछा, दे दिया 3 यूनिट्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कह दिया कि ये यूनिट 1 है, ये यूनिट 2 है, ये यूनिट 3 है, इसमें इतने लोग, उसमें उतने लोग, इसमें इतने लोग, इतना प्रॉफिट कमाया है या लॉसेस सफर किया है. अब पूछ लिया कि क्या इस एस्टैब्लिशमेंट को एक्ट अप्लाई करेगा. मतलब अब क्या हुआ है, और फिर नोट लिख देता है all the units are maintaining separate books of accounts right from the beginning. मतलब सेक्शन नंबर 1 20 या 20 से कितने आदमी है, 20 या 20 से ज़्यादा, उसमें एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन का एक्सेप्शन, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क का केस स्टडी जो है कुछ 2-3 अटेम्प्ट पहले जो है वो ड्राफ्ट कर लिया. सो हैव टू बी वेरी केयरफुल. कोई भी छोटे से पॉइंट को उठा के इंस्टीट्यूट स्ट्रेट अवे 4 मार्क का सवाल जो है वो ड्राफ्ट कर सकता है. Next, employee, very important definition. Employee is a person other than, and bolo, who gets salary or wages not exceeding 10,000 to do any skilled, unskilled, technical, clerical, managerial, admin or supervisory work. मुझे बताओ सेक्शन नंबर क्या है? सेक्शन नंबर 2 subsection 13 talks about an employee. मुझे बताओ कोई टेम्पररी एम्प्लॉई है, क्या बोनस के लिए एलिजिबल है? If he's worked for at least 30 or more than 30 days. कोई एम्प्लॉई है जो सीजनल एस्टैब्लिशमेंट में काम करता है, क्या वो एलिजिबल है? कोई प्रोबेशनर है, क्या वो एलिजिबल है? कोई पार्ट टाइम एम्प्लॉय जैसे कि स्वीपर, इज ही एलिजिबल टू रिसीव बोनस? अ पीस रेटेड वर्कर जैसे कि पापड़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या सिगार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जहाँ पे मंथली फिक्स रेट नहीं है सैलरी का, जितने पीसेस बनाए उतना उनका सैलरी रहता है, क्या उनको भी बोनस मिलेगा? क्या प्रोबेशनर को बोनस मिलता है? क्या रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय को बोनस मिलता है? क्या वो एम्प्लॉयज को बोनस मिलता है जो कॉन्ट्रैक्टर्स के नीचे बिल्डिंग ऑपरेशंस पे काम करते हैं? हु विल गिव देम बोनस, मेन एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर? मेन एम्प्लॉयर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू गिव देम बोनस. ये बात आप समझ लो. अगर आपको सैलरी मिल रही है आपको बोनस भी मिलेगा. ठीक है. डिसक्वालिफिकेशन फॉर बोनस. कभी कभार ऐसा हो सकता है दैट एन एम्प्लॉय इज बीइंग डिस्क्वालिफाइड मतलब आपको बोनस का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा. इस साल का तो छोड़ दो, प्रीवियस सारे पेंडिंग ईयर्स का बोनस भी फॉरफीट किया जाएगा. ये कब होगा? जब एम्प्लॉय को डिसमिस किया गया है. मतलब जो गुनाह आपने किया है इट इज नॉट फॉरगिवेबल. आपको हम डिसमिस कर रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ 5 रीजंस. कौन से 5 रीजंस है? फ्रॉड, violent behavior while at workplace, theft, misappropriation या sabotage. इस साल का तो बोनस नहीं मिलेगा, साथ ही साथ प्रीवियस सारे इयर्स का बोनस भी आपको नहीं मिलेगा. नो बोनस टू द एम्प्लॉय. यस और नो गाइस? सेक्शन नंबर 9 टॉक्स अबाउट डिसक्वालिफिकेशन फॉर बोनस. मुझे बताओ बोनस एक्ट में सैलरी में कौन से सारे टर्म्स इंक्लूडेड है? बोलो. बेसिक प्लस डीए प्लस एवरीवन हैज टू से इन वन वॉइस सैलरी मतलब क्या? बेसिक प्लस डीए. वेरी गुड. सेक्शन नंबर बता सकते हो? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 21. अकाउंटिंग ईयर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नहीं करेंगे. 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, अगर आपको याद है मेरी क्लास अगर की है, इट शुड बी ऑन योर स्क्रीन्स. कॉरपोरेशन है, कंपनी है, अदर्स. इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आप घर पे पढ़ सकते हो. ठीक है, एक बार पढ़ लिया तो भी इनफ है, कभी डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी अकाउंटिंग ईयर की. नेक्स्ट, टेल मी व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस पेबल टू एन एम्प्लॉय? 8.33% ऑफ सैलरी और रुपीज विच एवर इज. लॉसेस भी है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट भी है तो भी क्या मिनिमम बोनस देना पड़ेगा?
अच्छा, but if an employee has not completed 15 years of age, 100 will be substituted by rupees 60. क्योंकि देखो 100 और 60 का फिगर अभी भी एक्ट में है. अगर मिनिमम बोनस के ऊपर सवाल आता है, यू विल स्टिल कोट द फिगर्स ऑफ 100 and 60 एज इट इज. यू विल हैव टू से इट टू द एग्जामिनर. सेक्शन नंबर बताइए मिनिमम बोनस. सेक्शन नंबर 10, जहां पे सेक्शन 10 मिनिमम बोनस के बारे में बात कर रहा है. सेक्शन नंबर 11 टॉक्स अबाउट मैक्सिमम. What is the maximum amount of bonus? 20% of salary or wages. So in an year wherein the employer has earned excessive profit, तब आपको देना होगा maximum bonus. तो last time बताओ minimum bonus कितना है? 8.33% of salary और rupees 100 whichever is. और maximum bonus कितना है? 20% of salary or wages. Next concept, सेट ऑन एंड सेट ऑफ. दो सेंटेंसेस मैंने कहा था, बहुत इजी है सेट ऑन और सेट ऑफ को समझने के लिए. सेट ऑन वो पैसा है जो आपको देना चाहिए था बट आपने नहीं दिया है, और सेट ऑफ वो पैसा है जो आप खुद की जेब से निकाल के एम्प्लॉय के जेब में डाल रहे हो. बेसिकली क्या होता है, देर इज मिनिमम बोनस एंड मैक्सिमम बोनस, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11, जिसके तहत यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द होल ऑफ योर एलोकेबल सरप्लस. जैसे कि मिनिमम बोनस 1 लाख है बट आपने लॉसेस सफर किए हैं, भले ही लॉसेस सफर किए बट फिर भी क्या सेक्शन 10 बोलेगा आपको 1 लाख मिनिमम बोनस देना ही पड़ेगा. अब लॉसेस सफर किए मतलब कैश भी नहीं है, क्योंकि जितना प्रॉफिट उतना कैश. लॉस ही है तो कैश तो जनरेट हुआ ही नहीं है, मतलब आप ये 1 लाख रुपए देने के लिए खुद की जेब से पैसा निकाल के दे रहे हो. तो ये जो 1 लाख रुपए उसे कहते हैं सेट ऑफ. बट देखो, आपने ये ऑर्गेनाइजेशन को बोनस देने के लिए नहीं इनकॉर्पोरेट किया है, आपने इनकॉर्पोरेट किया बिजनेस करने के लिए. इसीलिए हमने ये सेट ऑन और सेट ऑफ के प्रोविजंस डाले, जहाँ पे कहा है ठीक है पहले साल लॉसेस सफर किए और 1 लाख का आपने खुद के जेब से बोनस डाला है ना, आप घबराओ मत. कल जाके अगर एक्सेसिव प्रॉफिट हो जाता है ना, वो प्रॉफिट में से आप ये 1 लाख रुपए डिडक्ट कर लेना और फिर आप बोनस देना. मतलब वी आर एडजस्ट ऑफ सेट ऑफ. And this set on or set off can be adjusted for so on and up to the 4th accounting year. And you have to follow the FIFO method, the first in and first out method. हाँ या ना? Eligibility for bonus. Page number 17 of my books. मुझे बताओ, in order to be eligible to receive bonus, an employee should have worked for not less than 30. हर कोई एम्प्लॉय जिसने 30 या 30 दिन से ज्यादा काम किया, क्या उसको बोनस मिलेगा? बट अब मुझे बताओ, जब आप ये 30 दिन की गिनती करते हो, 4 एब्सेंसेस है जिसको आप प्रेजेंस मानते हो. व्हाट आर दीज डीम्ड प्रेजेंसेस? बोलो. पेड लीव, ले ऑफ, डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट कॉज्ड एंड मैटरनिटी लीव. वापस से बोलो. पेड लीव, ले ऑफ, disablement due to accident caused and maternity leave. Next is special provisions with respect to newly set up establishment. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नई सेटअप हुई है, हमने आपको एक प्रिविलेज दिया है. फॉर द फर्स्ट 5 अकाउंटिंग ईयर्स यू नीड नॉट फॉलो. बोलो सेक्शन नंबर. You need not, I know this section is section number 16, आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं. You need not follow, सुनो मेरी बात, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11 एंड सेक्शन नंबर 15. ये सेक्शन नंबर 16 कहता है कि पहले 5 सालों के लिए इवन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग सेक्शन 10, मतलब 10 मतलब कौन सा? मिनिमम बोनस. सेक्शन 11 मतलब कौन सा? और सेक्शन नंबर 15 सेट ऑन सेट, इट इज ओके. बट इफ यू आर डिराइविंग प्रॉफिट्स यू विल हैव टू फॉलो 10 and 11. Still, if you do not follow section number 15, it is okay. यही कहता है ये वाला सेक्शन रिलेटिंग टू न्यूली सेट अप एस्टैब्लिशमेंट. आपकी एस्टैब्लिशमेंट नई सेटअप हुई है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मर्जर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चेंज इन नेम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक, पार्टनरशिप इनटू LLP और सोल प्रोप्राइटरीशिप इनटू पार्टनरशिप. इसकी बात नहीं कर रही हूँ. जब मैं कहती हूँ न्यूली सेटअप एस्टैब्लिशमेंट मतलब न्यू बिजनेस एंड न्यू एंटिटी, तभी आपको ये पर्टिकुलर प्रिविलेज जो है वो मिलेगा. ये सेक्शन को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि लॉ मेकर्स ने भी सोचा है इफ योर एस्टैब्लिशमेंट इज न्यूली सेटअप एस्टैब्लिशमेंट,
पहले ही साल से आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर दोगे, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर आप नहीं कमा रहे हो, इट इज नो सिन, बट वी कैन नॉट पुट द बर्डन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑन यू फ्रॉम द फर्स्ट वेरी अकाउंटिंग ईयर। इसलिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए हमने 5 ईयर्स के लिए छूट दी है। कहा है अगर आप लॉसेस सफर कर रहे हो ना, कोई बोनस देने की जरूरत नहीं, कोई मिनिमम नहीं, कोई मैक्सिमम बोनस नहीं, कोई सेट ऑन नहीं, कोई सेट ऑफ नहीं। ठीक है, यही ये सेक्शन कहता है। नेक्स्ट, पेज नंबर 20, कैलकुलेशन ऑफ बोनस विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन एम्प्लॉइज। यहां पे एक डीमिंग सैलरी का प्रोविजन है। ये सेक्शन कहता है इफ योर सैलरी एक्सीड्स, बोलो 3,500, वी विल डीम एज इफ योर सैलरी इज 3,500। मतलब क्या होगा, अगर आपकी सैलरी 0 to 3,500 है, आपको बोनस मिलेगा ऑन एक्चुअल सैलरी। If it is greater than 3,500 but it is up to 10,000, we will assume as if your salary is 3,500। और अगर आपकी सैलरी इज एक्सीडिंग 10,000, कोई सवाल ही नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप एम्प्लॉई नहीं हो, और अगर आप एम्प्लॉई नहीं हो, आपको बोनस के लिए एलिजिबिलिटी मिलने ही नहीं वाली है। हाँ या ना? यही ये पर्टिकुलर सेक्शन कहता है। अब दो सेक्शन जो एक दूसरे से लिंक्ड है, बैक टू बैक, सेक्शन नंबर 17 और सेक्शन नंबर 18, दोनों भी सेक्शंस डिडक्शंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 17, 2 कारण है जिसके तहत आप एम्प्लॉय के बोनस में से अमाउंट डिडक्ट कर सकते हो। कौन सा है ये 2 कारण? इंटीरियम बोनस, कस्टमरी बोनस। वापस से बोलो तो, इंटीरियम बोनस, कस्टमरी। सेक्शन नंबर कौन सा है? 17। अगर इंटीरियम बोनस एम्प्लॉय को दिया, इंटीरियम मीन्स अ पेमेंट विच इज मेड इन बिटवीन 2 डेट्स। कस्टमरी मतलब कोई कस्टम के वजह से आपने एम्प्लॉय को बोनस दिया। अब देखो, कुछ दिन पहले ही क्या हुआ है, नवरात्रि गई है। वेस्ट बंगाल के साइड पे दुर्गा माता की जो पूजा रहता है, उस दिन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो तब क्या होता है, एज अ कस्टम एवरी फैक्ट्री ओनर गिव्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बोनस टू हिज एम्प्लॉयज। महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे, दिवाली में लक्ष्मी माता की जो पूजा रहती है, उस दिन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया रहता है, और हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दिवाली बोनस देता है। अब ये जो बोनस दिया है, इट इज ऑन अकाउंट ऑफ अ कस्टम ट्रेडिशन दैट इज प्रिवेलिंग इन दैट रीजन फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स। कोई कस्टम के तहत भी अगर आपने बोनस दिया है, ये बोनस का अमाउंट आप फाइनल बोनस पेबल अंडर द एक्ट में से डिडक्ट कर सकते हो। एक्ट ने आपको ये अलाउ किया है थ्रू सेक्शन नंबर 17। तो वापस से बताओ, सेक्शन नंबर 17 में कौन से 2 कारण है? बोलो, इंटीरियम बोनस, कस्टमरी बोनस। और सेक्शन 18 कहता है एम्प्लॉय के मिसकंडक्ट की वजह से अगर एम्प्लॉयर ने लॉसेस सफर किए हैं, तो जितना लॉस सफर किया है उतना अमाउंट का बोनस आप डिडक्ट कर सकते हो। दिस इज सेक्शन नंबर 18। अब देखो, थोड़ा सा टाइम देंगे, 2 मिनट का समय। ये है सेक्शन नंबर 18, जो किसके बारे में बात कर रहा है? डिडक्शन। और कुछ देर पहले ही हमने सेक्शन नंबर 9 रिवाइज किया है, जो किसके बारे में बात कर रहा है? डिस्क्वालिफिकेशन। अब देखो, do not get confused even in your examination. There is a thin line of difference between section number 9 and section number 18. पहली बात तो सेक्शन नंबर 9 बात कर रहा है डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, और सेक्शन 18 जो बात कर रहा है वो डिडक्शन के बारे में बात कर रहा है। अगर मैंने डिडक्शन 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 कहा है, मतलब आपका बोनस फॉरफिट नहीं होने वाला है, कुछ अमाउंट कट होके बाकी का तो मिलेगा ना। हाँ, बट अगर डिस्क्वालिफिकेशन की बात करो, आपको एक्ट के अंदर ही डिस्क्वालीफाई कर दिया है, आपको 1 रुपया भी बोनस के तरह नहीं मिलेगा। योर बोनस विल बी कंप्लीटली फॉरफिटेड। साथ ही साथ और एक डिफरेंस है, यहाँ पे आपने इतना गहरा क्राइम किया, वेरी गुड, कि आपको डिसमिस किया गया है। यहाँ पे कोई इतना गहरा क्राइम नहीं किया है, ठीक है, आपकी बात चल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको डिसमिस नहीं किया जा रहा है। और एक लास्ट डिफरेंशिएशन है, जब मैं डिस्क्वालीफाई हुई हूँ ना ही करंट ईयर का बोनस मिलेगा, ना ही प्रीवियस ईयर्स का बोनस मिलेगा। बट जब मैं डिडक्शन की बात कर रही हूँ, उसी साल का बोनस डिडक्ट होगा जिस साल का मिसकंडक्ट है। प्रीवियस सारे ईयर्स का बोनस आपको मिलेगा। इस साल मैंने मिसकंडक्ट किया ना, सपोज आज, तो इस साल जो है, जैसे कि ये फाइन, अगर आज 2
नवंबर है 2015, दिस इज अकाउंटिंग ईयर व्हाट इट इज 15-16, तो ये 15-16 का मैं बोनस डिडक्ट करूँगी, समझ रहे हो या नहीं? आई कैन नॉट डिडक्ट द बोनस ऑफ 14-15, नॉट अलाउड. I am only allowed to deduct the bonus of the accounting year 15-16. तो ये तीन differences है between section number 9 and section number 18. Be very careful if the examiner is asking you a question on these sections. 9 को 18 मत लिख देना और 18 को 9 मत लिख देना. और एक चीज़, अगर आपको section numbers याद नहीं है या case laws के नाम याद नहीं है, it is okay. अपने खुद के case laws मत बनाइए. सेक्शन नंबर्स गलत मत लिखिए. अगर आप गलत सेक्शन नंबर लिखते हो ना, क्या देगा वो हिंट एग्जामिनर को? जो सही वाला सेक्शन है वो तो नहीं आता है. सपोज 18 पे पूछा है, आपने लिख दिया वहाँ पे 9, तो मतलब सेक्शन 18 तो नहीं आता है, और प्लस 18 के बदले आपने 9 लिख दिया, मतलब आपको 9 भी नहीं आता है. सो अननेसेसरली फालतू में अपने पेड़ पे कुल्हाड़ी मत मारने की कोशिश करो. मत बोलो एग्जामिनर को कि आ बैल मुझे मार. छोड़ दो, नहीं आता है ना, क्या लिखना है? सेफली राइट अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965. एटलीस्ट एक्ट का नाम तो आपको पता है. तो अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ जो भी है, द कंपनीज एक्ट 2013 या द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965. डू नॉट राइट द सेक्शन नंबर्स इफ यू डू नॉट नो इट. क्या सेक्शन नंबर लिखना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से देखो, वैसे तो एग्जामिनर नहीं बोलता है, बट लेट मी टेल यू, एवरी रैंक होल्डर एंड एवरी पर्सन हु स्कोर्ड गुड हैज़ ऑलवेज रिटन सेक्शन नंबर्स. ये एक ही चीज़ है जो आपको और दूसरे सारे पेपर्स को डिफ्रेंशिएट करेगा. बाकी कोई चीज़ नहीं जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती. आंसर्स उसने भी लिखे और आंसर्स आपने भी लिखे. सो इफ़ यू आर राइटिंग सेक्शन नंबर्स, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक अलग सा इंप्रेशन जो है वो दे देता है एग्जामिनर को, जिसकी वजह से ही हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स यू. बट फिर भी देखो, मैं फिर भी कह रही हूँ, अगर कंफ्यूज हो रहे हो एंड मोमेंट पे, याद नहीं आ रहा है, लग रहा है ये है वो है, फॉरगेट इट. डोंट राइट. गलत लिखने से तो अच्छा है ना लिखे, बट अगर सही आ रहा है जरूर सही सेक्शन नंबर लिखने की कोशिश कीजिए. ठीक है. नेक्स्ट, बोनस लिंक्ड विथ प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन. एक तरीका है बोनस देने का, वो है थ्रू प्रॉफिट्स. बट अगर आप चाहो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी भी क्या बोनस दे सकते हो. जैसे कि कॉस्टिंग में आपने हैल्से और रोवेन स्कीम पढ़ा है, उसमें क्या प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ही बोनस दिया जा रहा है. यस. तो अगर आप चाहो आप प्रोडक्टिविटी के हिसाब से भी बोनस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट मुझे ये बताओ, रिसीविंग मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस, इज इट अ स्टैट्यूटरी राइट ऑफ एवरी एम्प्लॉय? दो यू आर गिविंग बोनस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी, आप ये राइट छीन नहीं सकते. आप जरूर कैलकुलेट कीजिए बोनस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी, बट कम से कम मिनिमम बोनस देना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बोनस आप दोगे. वो सेक्शंस तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे. नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस. इसी के ऊपर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन मई 2015 के अटेम्प्ट में आया था. व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर गिविंग बोनस? 4 मार्क का सवाल, मई 2015. मुझे बताओ, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर गिविंग बोनस? 2 हिस्सों में आंसर को डिवाइड करेंगे. क्या डिस्प्यूट है कि क्या डिस्प्यूट नहीं है? अगर डिस्प्यूट नहीं है, कितने महीनों के अंदर? 8 months. बट कैन दिस पीरियड बी एक्सटेंडेड अप टू अ पीरियड ऑफ 2 years? बट अगर डिस्प्यूट है, इट हैज टू बी गिवन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month. 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ अवॉर्ड और द डेट ऑफ सेटलमेंट. वेरी गुड. क्या बोनस काइंड में दिया जा सकता है? No, bonus has to be given in cash and cash only. Presumption about accuracy of your accounts. अगर आपके accounts are being audited either by a chartered accountant or by the controller and auditor general of India, it will be automatically assumed that your books of accounts are fair and they are accurate. ये क्यों काम में आता है? इंस्पेक्टर्स का जब इंस्पेक्शन होता है तब ये सेक्शन जो है वो रेलिवेंट हो जाता है, क्योंकि कितने एक्यूरेट है या नहीं आपके अकाउंट्स, ये इसी पर डिटरमिन होगा कि आपके अकाउंट्स के ऊपर क्या ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट, अग्रीमेंट्स इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट. एक्ट है, अग्रीमेंट है. Agreement is inconsistent with the act. Inconsistent मतलब not matching. What will prevail, act or agreement? Act will prevail over the agreement.
such an agreement will be void ab initio. It will not have any legal effect. It will be null. Always the act will prevail over your agreement or contract. Recovery of bonus due from the employer. अब ये क्या है? हाँ, this is section number 21, correct. अगर एम्प्लॉयर आपको सही समय के अंदर बोनस नहीं दे रहा है, मुझे पता बोनस एक्ट के अंदर एम्प्लॉय जो है वो किसके पास एप्लीकेशन लेके जाएगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट. ये एप्लीकेशन जो है in a way of a certificate will be forwarded to the district collector, और यही district collector will collect the amount from your employer as if he is collecting the arrears of land revenue. हाँ या ना? But this application you have to give within 1 year from the date the bonus has become due. And the last क्वेश्चन रिलेटिंग टू द पावर्स ऑफ एन इंस्पेक्टर. देखो मेरी बुक में मैंने ये पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर सिर्फ बोनस एक्ट में दिया है. लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आता है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ एन इंस्पेक्टर अंडर द ईपीएफ एक्ट, द आंसर इज द सेम. 4 सेक्शंस ऐसे हैं जो तीनों भी लेबर लॉ में कॉमन है. बोनस एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, ईपीएफ एक्ट. वन ऑफ द सेक्शन इज दिस पर्टिकुलर सेक्शन रिलेटिंग टू द पावर्स ऑफ एन इंस्पेक्टर. वैसे तो खैर मैंने मेरी बुक में सिर्फ बोनस एक्ट में ये प्रोविजन दिया है, बट लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग इट जस्ट फॉर यू ऑल. दिस सेम to same word to word section is also there under the EPF Act. तो अगर कल जाके एग्जामिनर आपको इंस्पेक्टर्स के ऊपर सवाल पूछता है बट लिख देता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड द मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, तो आपका आंसर यही होगा जो मेरी बुक्स के पेज 23 पे है. हाँ या ना? आपको समझ रहा है मैंने क्या कहा? अब देखो ये क्वेश्चन जो है बोनस एक्ट में एग्जामिनर ने मई 2013 के अटेम्प्ट में पूछा था, और अगर आप देखते हो मई 2015 का पेपर, मतलब पिछला वाला पेपर, मई 2015 में यही क्वेश्चन पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स पूछा था बट अंडर द ईपीएफ एक्ट. बट आंसर इज द सेम, सेम टू सेम. तो अगर आपने नहीं लिखा है वहां पे लिख दो सेम प्रोविजंस इवन अंडर द ईपीएफ एक्ट. वैसे खैर लास्ट एग्जामिनेशन में पूछा है तो प्रोबेबिलिटी लेस है कि आपके अटेम्प्ट में पूछा जाए, बट फिर भी जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज.